गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम 6 चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो उत्तक तंत्र है ना, तो वो उत्तक तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग हैं वो आते हैं। अगर दोस्तों वो वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा है तो अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। तो अगर मेरे किसी भी दोस्त ने अभी तक से पिछला जो वीडियो अगर वो नहीं देखा है तो कृपया करके वो जरूर देखें, कारण कि उनमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो बताई हुई है। उसके बाद में अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जो पौधे होते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना। चैप्टर चल रहा है अपना 6 और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों पादप के विभिन्न भागों की, पादप के विभिन्न भागों की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना है ना, और इसी आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? शारीरिक। तो आप इसको शॉर्ट में यूं कह सकते हो कि पादप है ना, पादप भाग की शारीरिक है ना, तो पादप शारीरिक, शारीरिक यानी कि प्लांट एनाटॉमी एक्चुअल में जो है वो अब हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो अभी तक तो हमने क्या देखा था कि भाई कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी उनकी संरचनाएं होती हैं, किस भाग में कौन कौन से उत्तक होते हैं, है ना। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना दोस्तों कि पादपों के जो विभिन्न भाग हैं, है ना, विभिन्न भागों की आंतरिक जो संरचना है यानी कि एनाटॉमी है वो हम देख रहे हैं। और उसमें भी हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से कौन है दोस्तों? मुख्य रूप से है दोस्तों हमारे एक बीजपत्री, एक बीजपत्री पादप तथा द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री पादप, है ना। तो एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादप जो है उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो संरचना है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है आज का हमारा टॉपिक। देखिए दोस्तों, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री उसको हमने एकदम अच्छे से देखा हुआ है, और वो आपको अगर अच्छे से याद हो तो हमने बात की थी कि ऐसे पौधे जिनमें एक बीजपत्र बनता हो, है ना, ऐसे पौधे जिनमें एक बीजपत्र बनता हो उनको एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट क्या कहते हैं दोस्तों? मोनोकॉट, मोनोकॉट अंग्रेजी में, है ना। और इसको बोलते हैं डाइकॉट, इसको कहते हैं दोस्तों डाइकॉट। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डाइकॉट। डाइकॉट, राइट। देखिए, अब इस चैप्टर में दोस्तों हम देखेंगे कि भी एक बीजपत्री जो पादप है उनके जो भाग है मुख्य रूप से 3, जड़, तना और पत्ती, है ना, रूट, स्टेम एंड लीफ। तो 1 by 1 मोनोकॉट की भी एंड देन जो डाइकॉट है यानी कि द्विबीजपत्री, इनकी अलग अलग हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं, पहले हम ले रहे हैं दोस्तों द्विबीजपत्री मूल यानी कि डाइकॉट, यानी कि डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट। तो दोस्तों कुछ बेसिक चीजें हैं, उन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत आसान टॉपिक है, इस टॉपिक में आप 100% नंबर अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है, अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद है। दोस्तों, हर एक डायग्राम के पहलू को अगर आप अच्छे से जानते हैं, समझ लेते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है। इसमें कोई टेक्निकली कोई चीज नहीं है। हाँ, आपको जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसका पिछला जो वीडियो है वो आपको जरूर देखना चाहिए, है ना, और उसको अच्छे से याद करें। देन अब ये जो टॉपिक है उनमें हम केवल उनके बारे में बातें करेंगे। जैसे
ऐसे एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जैसे हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो उत्तक तंत्र है ना, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो उत्तक तंत्र है वो 3 जोन में डिवाइड होता है। यानी कि किसी भी पौधे का अगर आप काटते हो है ना, उनका कट करके माइक्रोस्कोप में देखते हो, तो बेसिकली हम 3 चीजों के बारे में फोकस करते हैं। यानी कि 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र होता है दोस्तों बाह्य उत्तक तंत्र, दूसरा बहरण उत्तक तंत्र और तीसरा सहवन उत्तक तंत्र। तो अब हम जो ये टॉपिक ले रहे हैं उनमें हर एक पहलू को एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो अब अगर अपन आगे बात करें तो देखिए द्विबीजपत्री मूल। दोस्तों जो द्विबीजपत्री मूल है यानी कि जो जड़ है उसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इनके अंदर जो आउटर जो लेयर है ना, आउटर जो लेयर है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, कि एक द्विबीजपत्री मूल में हम इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखते हैं। आप याद करें कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि 3 जोन होते हैं ना, आउटर, मिडल और इनर, यानी कि बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, बहरण उत्तक तंत्र और आपके सहवन उत्तक तंत्र। तो देखिए दोस्तों ये आपके 3 क्षेत्र होते हैं इसमें। जैसे ये फर्स्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट, यहां से लगा करके यहां तक का हो जाता है आपका सेकंड, और इसके मिड जो सर्कल जो आप देख रहे हो, इस सर्कल के अंदर की जो बातें हैं वो अपना आ जाता है थर्ड नंबर जोन, यानी कि एपिडर्मल जोन, मिडल यानी कि बहरण उत्तक और इनर मोस्ट। ठीक है, तो इसी चीजों को अब हम वन बाय वन टॉपिक टू टॉपिक बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें द्विबीजपत्री मूल में, तो द्विबीजपत्री मूल में पहला जो टॉपिक लेते हैं, फर्स्ट जो हेडिंग के रूप में लेते हैं हम, वो है आपके बाह्य त्वचा। क्या लेते दोस्तों? बाह्य त्वचा। और ध्यान रखना दोस्तों, मूल के विषय में है ना, रूट के विषय में इसको कहते हैं मूलीय बाह्य त्वचा। मूलीय बाह्य त्वचा, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको एपिब्लेमा। एपिब्लेमा क्या कहते हैं दोस्तों? एपिब्लेमा कहते हैं, राइट। तो एक मूल का सबसे बाहर का जो आवरण है, उस आवरण को दोस्तों मूलीय बाह्य त्वचा या मूलीय त्वचा कहते हैं। ठीक है, चलो तो इस पर बात करें। मूल की आंतरिक संरचना देखने पर इसका सबसे बाहर का आवरण मूलीय त्वचा, सबसे बाहर का आवरण मूलीय बाह्य त्वचा होती है या होता है? होती है। ठीक है दोस्तों, कि सबसे बाहर का जो आवरण है वो मूलीय बाह्य त्वचा होती है। देन और बात करें इस पर मूल रोम पाए जाते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मूल रोम यानी कि रूट हेयर। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि एक जो जड़ है ना, जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जड़ों का दोस्तों मुख्य कार्य है जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना, है ना, भूमि से। तो जो मूल रोम है, ध्यान रखना दोस्तों, अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, या इनका मुख्य कार्य ये होता है कि जल का अवशोषण करना, राइट। क्या लिखा है दोस्तों? इस पर मूल रोम पाए जाते हैं जिसका मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना है। ठीक है, चलो
उसके बाद में बात करें सेकंड नंबर, लिखते हैं दोस्तों हम वल्कुट। सेकंड नंबर क्या लिखते हैं? वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स। दोस्तों याद करें, वल्कुट को हमने कहां बात की थी? वल्कुट को हमने दोस्तों बात की थी भरण उत्तक तंत्र के अंदर, है ना। तो भरण, अब हमारा टॉपिक क्या आ गया? भरण उत्तक तंत्र, है ना, यानी कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स। चलो तो इसके ऊपर बात करें। बाह्य त्वचा के नीचे, बाह्य त्वचा के नीचे अनेक कोशिकाओं से बने आवरण को वल्कुट कहते हैं। वल्कुट कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कौन से, अगर आपको एक कोशिका को अगर आप अच्छे से समझ आते हैं, ये कौन से प्रकार की कोशिका है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेनकाइमा, कौन सी है? राइट, ये है दोस्तों, ये सामान्य मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। ये सामान्य मृदुतक कोशिकाएं होती है। ये सामान्य मृदुतक कोशिकाएं होती है, जिसका मुख्य कार्य भोजन का संचय करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो भी आप ग्रीन जो क्षेत्र देख रहे हैं, उन सभी में पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती है, और ये कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है भोजन को स्टोर करके रखना, है ना। चलो देन बात करें थर्ड नंबर। तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है थर्ड नंबर। उस थर्ड नंबर की बात करें तो वो है दोस्तों अपने अंतःत्वचा, अंतःत्वचा यानी कि एंडोडर्मिस। ये दोस्तों ध्यान रखना, मूल के विषय में एक इंपॉर्टेंट लेयर है। कैसे है उसके ऊपर चर्चा करें तो देखिए दोस्तों, ये आप जो लास्ट जो ये लेयर देख रहे हो, उसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो परत है ना, इस परत को कहा जाता है दोस्तों एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं दोस्तों? एंडोडर्मिस। अभी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, चलो उसकी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, एपिडर्मिस, वल्कुट का आखिरी, वल्कुट की अंतिम परत, वल्कुट की अंतिम परत एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वल्कुट की जो इनर मोस्ट आखिरी जो लेयर है, उस लेयर को क्या कहते हैं दोस्तों? एंडोडर्मिस कहते हैं, यानी कि अंतःत्वचा कहते हैं। अब देखिए, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देखिए। मान लीजिए दोस्तों कि ये एक एपिडर्मल सेल है, सॉरी एंडोडर्मिस है ना। मान लीजिए ये आपके एंडोडर्मिस की जो सेल है उसकी परत है। तो पहली चीज तो क्या कि दोस्तों, एक तो ये डंबल के आकार की या ढोलक के आकार की होती है, और थोड़े बड़े आकार की कोशिका है। एक चीज तो ये है ना। चलो दूसरी इसमें इंपॉर्टेंस अगर देखें तो दोस्तों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि यहां इन कोशिकाओं में यू आकार या सी आकार कह सकते हो के अंदर कुछ विशेष प्रकार के केमिकल
पाए जाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि लिग्निन है ना, विशेष प्रकार का केमिकल यानी कि लिग्निन जो है वो इसकी आंतरिक जो लेयर है ना, इनर साइड में पाया जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं कि जो एंडोडर्मिस है ये बड़े ढोलक के आकार की या डंबल के आकार की कोशिकाएं होती है, और इन कोशिकाओं की जो आंतरिक जो लेयर है ना, और पार्श्व भित्ति, वहां पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों? लिग्निन का जमाव पाया जाता है। अब बात आती है कि सर ये लिग्निन क्या करता है? तो दोस्तों ये लिग्निन जो है ये जल विरोधी है। ये कौन है दोस्तों? लिग्निन जो है ये जल विरोधी होता है ना। तो क्या करता है? जल रोधी कह सकते हो ना, जल रोधी है। ये कौन है? ये आपके जल रोधी भाग है ना, जल रोधी स्ट्रक्चर होती है। यानी कि होता क्या दोस्तों कि जो भी पानी है ना, पानी जब इनके अंदर जब आ जाता है, क्या दोस्तों कि जल जो है इनके अंदर तो आ जाता है ना, बट नीचे की ओर नहीं आता। कारण कि ये वो परत है जो जल अपारगम्य है। क्या है? जल अपारगम्य। क्या है दोस्तों? जल अपारगम्य, अर्थात कि जल इन कोशिकाओं से इनर साइड में, अंदर की तरफ नहीं आ सकता। देखिए इस तरीके से कि ये जो लिग्निन के जो पैचेज है वो पैचेज सब जगह पाए जाते हैं। यानी कि यहां से लगा करके यहां तक जो कोशिकाएं हैं, इन सभी कोशिकाओं पे लिग्निन के पैचेज होते हैं या लिग्निन पाया जाता है। लेकिन दोस्तों गौर से देखना कि जो जाइलम का जो भाग है ना, जाइलम के सामने वाली जो कोशिकाएं हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से, ये देखिए इसमें भी पूरे में लिग्निन होता है, लेकिन यहां पर लिग्निन नहीं होता है ना दोस्तों। देखिए इधर ऐसे, ये जो कोशिका है इस कोशिका में दोस्तों लिग्निन नहीं पाया जाता। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोशिका को कहा जाता है दोस्तों मार्ग कोशिका। मार्ग कोशिका क्या कहते हैं? मार्ग कोशिका। अब दोस्तों ये कैसे होगा कि भी कौन सी कोशिका पर लिग्निन है और कौन सी नहीं है? तो उसको एकदम सिंपल वे में बताता हूं। ऐसी एपिडर्मल सेल जिनके सामने क्या हो? जिनके सामने दोस्तों प्रोटोजाइलम मौजूद हो, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रोटोजाइलम के ठीक सामने वाली, इधर देखिए दोस्तों, जैसे यहां ये कौन है? प्रोटोजाइलम है छोटे आकार में। तो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने की जो कोशिकाएं हैं एंडोडर्मिस की, वहां पर लिग्निन का जमाव नहीं पाया जाता, और यही वो सेल है जिससे पानी जो है वो यहां से आने के बाद में जाइलम के अंदर, है ना, यहां से आने के बाद में आपके जाइलम के अंदर एंटर कर जाता है। चूंकि ये पानी के लिए क्या हो रहा है दोस्तों? मार्ग बन रहा है ना। क्या बन रहा है? मार्ग या वे। तो इसीलिए इसको पैसेज सेल और मार्ग कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे मूल की संरचना, है ना, कौन सी? डाइकोट। तो डाइकोट रूट के अंदर हम बात कर रहे थे अभी एंडोडर्मिस। तो देखिए एंडोडर्मिस जो है वल्कुट की अंतिम जो परत है वो एंडोडर्मिस कहलाती है। ठीक है, चलो और आगे बात करें, एंडोडर्मिस की सेल्स डंबल या ढोलक के आकार की होती है, जिसकी आंतरिक सतह पर, आंतरिक और पार्श्व सतह पर किसका जमाव होता है दोस्तों? लिग्निन। हाँ, लिग्निन का
लिग्निन का जमाव पाया जाता है, राइट। अब लिग्निन को थोड़ा लिख देते हैं। लिग्निन जल अपारगम्य होता है। लिग्निन जल अपारगम्य होता है ना। अब और इंपॉर्टेंट चीज क्या, इंपॉर्टेंट क्या लिखे, लेकिन जाइलम के सामने ना, लेकिन जाइलम के सामने वाली एंडोडर्मिस सेल्स में लिग्निन नहीं पाया जाता है। उस सेल को नहीं पाया जाता, उस सेल या कोशिका को, उस सेल को क्या कहते हैं दोस्तों, उस सेल को कहा जाता है, उस सेल को मार्ग कोशिका या पैसेज सेल कहते हैं। उसको मार्ग कोशिका कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि एंडोडर्मिस की विशेष जो कोशिकाएं होती है जिसमें लिग्निन का जमाव नहीं पाया जाता, और उन कोशिकाओं को दोस्तों क्या कहा जाता है, उन कोशिकाओं को मार्ग कोशिका, क्या कहते हैं दोस्तों, मार्ग कोशिका कहा जाता है। क्लियर। चलो अब आगे बात करें। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों परिरंभ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है परिरंभ। तो देखिए दोस्तों, परिरंभ या पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे है ना, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे की परत को, ठीक नीचे की एक कोशिकीय परत को, ठीक नीचे की एक कोशिकीय परत को क्या कहते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं परिरंभ या पेरिसाइकिल। क्या कहते हैं दोस्तों, परिरंभ या पेरिसाइकिल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या यूं कहूं कि संवहन मंडल को कवर करने वाले ना, या संवहन मंडल के चारों ओर, इधर देखिए दोस्तों, इधर देखिए कि इसके नीचे का जो जोन है ना, इसके नीचे का जो जोन है ये संवहन ऊतक है, और संवहन ऊतक के जस्ट ऊपर का जो ये लेयर है, नीचे की जो कोशिकाएं हैं उनको परिरंभ या पेरिसाइकिल कहते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बात करें, क्या कहते हैं दोस्तों, परिरंभ कहते हैं। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं ये हो गया आपके 4th नंबर परिरंभ। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों 5th नंबर संवहन बंडल, संवहन ऊतक या बंडल। ठीक है दोस्तों, वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल। देखिए दोस्तों, ये एक जो प्लांट है या उसका जो इंटरनल उसका जो सेक्शन है, उसका लास्ट जो पार्ट होता है ना, यानी कि ऊतक तंत्र का आखिरी जो भाग है, जोन है, वो आपके संवहन ऊतक या बंडल कहलाता है। क्लियर। जो कि होता कहां है, परिरंभ के जस्ट नीचे की ओर। तो इसमें बात करें दोस्तों, परिरंभ के नीचे
परिरम के नीचे की संरचना कह दीजिए या लेयर कह दीजिए ना, परत कह दीजिए, संरचना को संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन ऊतक किससे मिलकर बने हुए होते हैं दोस्तों? संवहन ऊतक किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? हाँ, ये बने हुए होते हैं जाइलम और फ्लोएम के। तो संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं, है ना। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं मूल की, तो ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मूल में अर्य प्रकार के, मूल में जाइलम और फ्लोएम, मूल में जाइलम तथा फ्लोएम एक दूसरे के एकांतर क्रम में, देखिए दोस्तों इस तरीके से एक के बाद एक, देखिए ये जाइलम है रेड कलर से, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं एकांतर क्रम कह सकते हो, या इसको कहा जाता है दोस्तों आपके अर्य प्रकार का, है ना। तो देखिए मूल में जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, जिसे अर्य संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं कि जो मूल है, मूल के अंदर जाइलम और जो फ्लोएम है वो एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, और इनको कहा जाता है, इस व्यवस्था को कहा जाता है आपके अर्य संवहन बंडल। और ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन मैं बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, द्विबीजपत्री पादपों में संवहन बंडल की संख्या, संवहन बंडलों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? संख्या 2 से 6। अब देखिए दोस्तों 2 से 6 होती है, लेकिन कहीं कहीं बुक में 8 भी लिखा हुआ मिलता है ना, तो आप 2 से 6 को ही एक एवरेज और स्टैंडर्ड माने, तो 2 से 6 होती है, 2 से 6 होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो ये हम चर्चा कर रहे थे कि इधर देखिए 1 2 3 और 4 है ना, तो 4 ही जाइलम है और 4 ही फ्लोएम है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा गौर करें कि जाइलम में प्रोटोजाइलम का मुंह कहां है ना, केंद्र की तरफ है या केंद्र से बाहर है? तो डायग्राम देखते ही आपको पता चल रहा है कि प्रोटोजाइलम का मुंह केंद्र से बाहर की ओर यानी कि परिधि की ओर है। तो वो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? तो इसमें बात करें तो देखिए द्विबीजपत्री पादपों में संवहन जो बंडल है, संवहन बंडलों की जो संख्या है वो 2 से 6 तक होती है, और ये है ना होती है जिसमें प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे क्या कहते हैं? बाह्य अधिदारू यानी कि एक्सार्क कंडीशन कहते हैं, जिसे एक्सार्क या बाह्य अधिदारू, बाह्य अधिदारू कहते हैं या कहा जाता है। तो ये है दोस्तों आपकी द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना। तो एक बार पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था द्विबीजपत्री मूल यानी कि डाइकोट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट।
द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना। तो एक द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना देखें तो सबसे बाहर का जो परत है, लेयर है, उसको मूलीय बाह्य त्वचा या मूलीय त्वचा कहते हैं, यानी कि एपिब्लेमा। ये मूल की है ना, ये सबसे बाहर की है ना, मूल इसका सबसे बाहर का जो आवरण है मूलीय बाह्य त्वचा कहलाता है, राइट। इस पर मूल रोम पाए जाते हैं और इनका मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना है। क्लियर? देन वल्कुट या कॉर्टेक्स, तो बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे देखिए दोस्तों, जो बाह्य त्वचा है यानी कि एपिडर्मिस है, उसके जस्ट नीचे का जो ये ग्रीन जो जोन है उसको वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसमें आपके नॉर्मली पैरेन्काइमेटस यानी कि मृदुतक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, कौन सी दोस्तों? मृदुतक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो आपके इसमें पाई जाती है। मृदुतक कोशिका यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल को हमने पढ़ रखा है कि इनका मुख्य कार्य है कि इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस वगैरह है उसमें भोजन को स्टोर करके रखना। और ये कोशिकाएं पतली झिल्ली वाली होती है ना। चलो, देर बात हमने की अंतःत्वचा यानी कि एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस जो है वो वल्कुट के नीचे की अंतिम लेयर होती है, उसके जस्ट नीचे वाली लेयर होती है, उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। और एंडोडर्मिस जो है उनकी आंतरिक और पार्श्व भित्ति पर लिग्निन का जमा होता है ना। और लिग्निन कौन है? जल रोधी यानी कि जल अपारगम्य पदार्थ यानी कि केमिकल होता है। क्लियर? कंप्लीट जो एंडोडर्मिस है उसके ऊपर लिग्निन नहीं पाया जाता, कंप्लीट कहीं ना कहीं बीच में गैप होता है। और वो गैप कहां होता है? प्रोटोजाइलम के ठीक सामने, है ना दोस्तों। ये कौन है? ये है आपका मेटाजाइलम और ये कौन है? प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने की जो कोशिका होती है उसमें लिग्निन नहीं पाया जाता और ऐसी कोशिकाओं को पैसेज या मार्ग कोशिका कहते हैं। क्लियर? चलो, देन हमने बात की परिरंभ की। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की जो लेयर है उसको परिरंभ यानी कि पेरिसाइकिल कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, बता देता हूं कि परिरंभ से ही, है ना, मूल के परिरंभ से ही शाखाएं, है ना, मूल की शाखाएं तथा मूल रोम की उत्पत्ति होती है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी अभी हमने चर्चा की है, राइट। देन संवहन उत्तक या बंडल, तो परिरंभ के नीचे का जो जोन है उसको संवहन उत्तक या बंडल कहते हैं और जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। और जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है दोस्तों वो आपके अरीय प्रकार का होता है, ठीक है। और इस अरेंजमेंट को देखा जाए तो इनकी संख्या होती है 2 से 6, जिसमें प्रोटोजाइलम का जो मुंह है वो बाहर की ओर यानी कि परिधि की ओर होता है, इसलिए इसको बाह्य आदिधारु क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य आदिधारु या एग्जैक्ट कंडीशन कहते हैं। क्लियर? और जो लास्ट जो है वो है दोस्तों, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है अपने पित्त। लास्ट जो है वो होता है दोस्तों आपके पित्त, जिसको मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पित्त या मज्जा। तो देखिए दोस्तों, डायग्राम में गौर से देखें कि जाइलम और फ्लोएम के बीच अब ये जो जोन है, ये जो कंप्लीट जो जोन है, इन कोशिकाओं को देखेगी तो यहां ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को दोस्तों क्या कहते हैं? पित्त या मज्जा कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पित्त और हिंदी में कहते हैं मज्जा। अब ये है कौन? तो देखिए दोस्तों, जो ये पित्त है, ये पित्त जो है ये सामान्य मृदुतक प्रकार की कोशिकाएं होती है ना। तो पित्त सामान्य मृदुतक कोशिकाएं होती है। पित्त सामान्य मृदुतक कोशिकाएं होती है जो कि जाइलम तथा फ्लोएम के बीच है ना, के बीच पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है दोस्तों,
तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके पित्त। क्लियर? चलो, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं वो है हमारा मोनोकॉट जो रूट है। तो दोस्तों अब हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम नेक्स्ट एक बीजपत्री मूल, यानी कि मोनोकॉट जो रूट है उस मोनोकॉट रूट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको डाइकॉट रूट एकदम अच्छे से समझ में आ गई है ना, डाइकॉट रूट के एक एक पार्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो दोस्तों इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, बेसिकली सब चीज सेम है ना। बट कुछ कुछ पॉइंट्स है उनके ऊपर हमें ध्यान रखना है। वो पॉइंट्स क्या है वो देखिए। वो पॉइंट ये है दोस्तों कि जो मोनोकॉट जो रूट है, तो देखिए मोनोकॉट रूट में, देखिए मैं यहां हेडिंग लिख देता हूं। मोनोकॉट रूट में अगर बात करें तो सबसे बाहर होगा आपकी मूल्य त्वचा, राइट। तो जो हमने द्विबीजपत्री में बातें की है वो सारी बातें यहां है। क्या कि एक कोशिकीय परत या एक कोशिकीय बाह्य आवरण जिसे मूल्य बाह्य त्वचा कहते हैं, राइट। चलो, तो एक कोशिकीय एक परतीय ना, एक परतीय आवरण, एक परतीय बाह्य आवरण होता है ना, जिस पर मूल रोम पाए जाते हैं, राइट। तो कुछ चीजें अलग नहीं है दोस्तों, सब चीज सेम है जो हमने द्विबीजपत्री में पढ़ी है। क्या कि बाहर की जो लेयर है उसको एपिब्लेमा या मूल्य त्वचा या बाह्य त्वचा कहते हैं। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? मूल रोम पाए जाते हैं। फिर दोस्तों हमने बात की थी वल्कुट की। वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स। तो अब आप देखिए, सिंपल जो आपने उधर जो बात की थी सेम चीजें वही है कि सामान्य मृदु कोशिकाओं का बना हुआ एक ये आवरण होता है ना। तो इसमें बात कर लेते हैं। सामान्य मृदुतक कोशिका से बना बहुपरतीय ना, बहुपरतीय आवरण है जो कहां होता है दोस्तों? बाह्य त्वचा के नीचे, जो बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। देन हमने बात की थर्ड नंबर एंडोडर्मिस यानी कि अंतर त्वचा, राइट। तो इसमें भी सेम वही फीचर्स है कि इसके अंदर आपके एक ढोलक के आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इधर देखिए ढोलक, ये जो लेयर आप देख रहे हो ढोलक के आकार की जो लेयर पाई जाती है, ठीक है, उसको अंतर त्वचा या आपके एंडोडर्मिस कहते हैं। और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर कौन सी लेयर है? एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर दोस्तों एक लेयर है, उसको कहते हैं पेरिसाइकिल या परिरंभ, है ना। तो वो जस्ट इसके नीचे पाई जाती है। तो फोर्थ नंबर पर है आपकी परिरंभ, क्लियर। फिफ्थ नंबर पर बात करें दोस्तों तो फिफ्थ नंबर पर आएगा अपने संवहन मंडल या उत्तक। अब देखिए दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है लगभग सेम है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर थोड़ा गौर करें कि दोस्तों वो क्या है कि इनमें जो संवहन मंडल है दोस्तों वो आपके 6 से अधिक पाए जाते हैं, है ना, 4-6 से अधिक। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है? एक बीजपत्री में संवहन मंडलों की संख्या 6 या 8 से अधिक होती है।
अधिक होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या दोस्तों, डाइकोट में संख्या 6 से कम यानी कि 4 या 6 तक ही होती है। लेकिन मोनोकोट में बात करें दोस्तों तो गौर से देखें कि इनके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो इतनी ज्यादा मात्रा में जो संवहन जो बंडल है ना, यानी कि जाइलम फ्लोएम जो है वो पाए जाते हैं। तो अब आप दोस्तों डायग्राम देख करके अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, कि जैसे इसमें देखिए काफी सारे जाइलम और फ्लोएम आपको दिख रहे हैं। बाहर की संरचना लगभग सेम है। और इसमें अगर बात करें तो देखिए लिमिटेड यानी कि 4 जाइलम 4 फ्लोएम। तो ये इनका बेसिक जो डिफरेंस है वो ये होता है। ठीक है, क्या कि द्विबीजपत्री के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है यानी कि संवहन बंडलों की जो संख्या है वो क्या होती है दोस्तों, निश्चित होती है 2 या 4 होती है ना। लेकिन इनके अंदर एक बीजपत्री के अंदर दोस्तों जो संख्या है वो क्या होती है दोस्तों, वो आपके 6 या 8 से अधिक होती है ना, उनसे ज्यादा अधिक पाई जाती है। एंड देन जो इनके अंदर जो पित्त यानी कि मज्जा, पित्त यानी कि जो मज्जा है वो डाइकोट की तुलना में थोड़ा कम होता है ना। लास्ट अगर 6 नंबर पर बात करें, पित्त जो है वो कम मात्रा में ना, पित्त फीचर्स वही है कि मर्दों कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन पित्त जो है वो इसमें लिमिटेड होता है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों कि मोनोकोट और डाइकोट में अगर मेन और मेजर डिफरेंस की बात करें तो गौर से देखिएगा दोस्तों कि जो डाइकोट रूट है ना, इस रूट में जो ये पित्त या जो मज्जा है वो वेल डेवलप वेल डिफाइन होता है। और ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय यानी कि द्वितीयक जो वृद्धि होती है मूलों के अंदर वो इसके द्वारा जनरेट की जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें यहां चर्चा कर लेता हूं पित्त के अंदर कि इसके अंदर तो पित्त है ना, जो कि क्या लिखा है, जाइलम और फ्लोएम के बीच पाया जाता है, जो द्वितीयक वृद्धि है ना, जो मूल में है ना, जो मूल में द्वितीयक वृद्धि का कार्य करता है, द्वितीयक वृद्धि का कार्य करता है, या यूं कहूं कि हेल्प करता है या सपोर्ट करता है, द्वितीयक वृद्धि में सहायक है, द्वितीयक वृद्धि में सहायक है। उसको ऐसे कर सकते हैं, द्वितीयक वृद्धि में सहायक है। सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना द्विबीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो उसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं शॉर्टकट में, ट्रिक के हिसाब से। क्या ट्रिक के हिसाब से बात करें तो देखिए दोस्तों, नाम क्या है, द्विबीजपत्री पादप है ना। तो द्विबीजपत्री पादप, जैसे ये क्या है, द्वि, राइट। तो इसी द्वि को मैं ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं कि ये जो द्वि है इसी को अपन लिख देते हैं द्वितीयक वृद्धि। तो अब आप बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि द्वितीयक वृद्धि किसमें होती है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है ना। तो वो होती है आपके द्विबीजपत्री पादपों में। अब बात आती है कि सर ये द्वितीयक वृद्धि है क्या, तो आप इसको यूं समझ लीजिए कि द्वितीयक वृद्धि के बाद में पादप की चौड़ाई में वृद्धि होती है, चाहे जड़ हो चाहे तना हो, है ना। तो इसमें होता क्या है, तना या जो मूल है, मूल की चौड़ाई में वृद्धि होती है। बस अभी एक बार आप इसको इतना समझ लीजिए, बाकी ये टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में आखिरी, तो वहां हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझे कि द्विबीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि होती है, जिसमें तने और मूल का जो डायामीटर है, चौड़ाई है, वो बढ़ती है। तो ये एक आपको ट्रिक के हिसाब से अपने इसको समझाया है। ठीक है दोस्तों, चलो तो वापस अपन बात करें कि मोनोकोट जो रूट है, मोनोकोट रूट में बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो है इनके संवहन बंडलों की संख्या। बाकी सब फीचर्स सेम वही है कि इसके अंदर भी अरीय संवहन बंडल होते हैं और बाह्य अधिदारू
अर्थात प्रोटोजाइलम, है ना, प्रोटोजाइलम का जो मुंह है वो परिधि की ओर यानी कि बाहर की ओर है। तो वो कंडीशन जो होती है वो होती है दोस्तों आपके बाह्य अब्दारु या आपके क्या नाम है एग्जैक्ट कंडीशंस कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मूल की संरचना देखी है। पहले हमने देखा है द्विबीजपत्री मूल और फिर हमने चर्चा की है एक बीजपत्री मूल। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे साथियों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि आपको डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम को ही लिखना होता है। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने अलग से कुछ नहीं बात करी है, जो जो डायग्राम है तो उसी को अगर हम लिखते जाएंगे तो बहुत आसानी से हमें याद हो जाएगा। क्लियर? और एक एक बार डायग्राम को अलग अलग बनाए एंड देन फाइनली फिर एक पेज पर दोनों को बनाए। तो डिफरेंस करने के हिसाब से जब उसको याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं। तो आपके दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसकी बात करें। अर्य संवहन बंडल किसमें पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड, पित्त किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि एक बीजपत्री मूल में संवहन बंडलों की संख्या कितनी होती है या क्या है ना, कितनी होती है। तो दोस्तों ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। तो इनको आप अपने रियल नेम के साथ में कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है। तो अगर मेरे दोस्तों ने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो फटाफट इसको लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली में, मित्रों में, है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।